हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे हैं। आइए स्वागत करते हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बीपीएससी का प्रमुख क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है। बिहार में 1857 से 1947 ईस्वी तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास को विवेचना करना। इसमें देखिए मतलब क्या क्या पॉइंट है कि पाश्चात्य शिक्षा के बारे में लिखना, वो भी कहाँ, बिहार में भी तक कब से कब तक 1857 से 1947 के बीच में फोकस करना। ठीक है, देखते हैं मेरे द्वारा किया गया प्रयास। और हाँ, आप लोग को मतलब क्वेश्चन के बारे में पता करना है तो इसी चैनल के मतलब कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर क्वेश्चन देखें। वहाँ पे आपको मतलब क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाता है डेली, और उसके अगले दिन उस क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। बिहार में 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले छोटी सी एक भूमिका लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं है कि बिहार प्राचीन काल में शिक्षा के मामले में वैश्विक पहचान बनाए हुए था। बिहार के नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों के साथ साथ अनेक बौद्ध विहारों जहां अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था, वे अपनी वैश्विक पहचान बनाए हुए थे। दुख की बात यह है कि आगे के कालक्रम में सिर्फ इतिहास बनकर रह गया और बिहार में शिक्षा पिछड़ता चला गया। आज भी बिहार में साक्षरता दर 61.8% है, जो देश भर में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इसको हमने कहाँ से लिखा है तो जनगणना 2011 के अनुसार ये मेंशन करना ज़रूरी होता है, तभी तो पता चलेगा कि आप कहाँ से लिखे हैं। दरअसल ब्रिटिश एक मध्य वर्ग यानी कि जिसमें मतलब शिक्षित लोग रहते थे, तो शिक्षक, अध्यापक या डॉक्टर, वकील वगैरह, ये सब मध्य वर्ग तैयार करने के उद्देश्य से जो कम वेतन में काम कर सके, उसके लिए आधुनिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अपितु पहले शिक्षण का कार्य पौराणिक ढंग से किया जाता था। देश के साथ साथ बिहार में भी 1835 ईस्वी से ही पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, फलतः ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास के लिए कई आयोग बनाए गए जो निम्नलिखित है। जैसे वुड डिस्पैच आयोग 1854 में बना, यह भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में जो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने का कार्य किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना 1904 में। यह रायले आयोग जो 1902 में गठित हुआ, उसके सिफारिश पर बनाया गया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 में आया, जो निरक्षरता को समाप्त करने हेतु बनाया गया था। सैडलर आयोग 1917 में इसका गठन हुआ। उसी तरह से हार्टोग समिति 1929 में। वर्धा मूल शिक्षा योजना 1937 में बनाया गया। सार्जेंट योजना 1944 में। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दरअसल 1857 ईस्वी से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय बुद्धिजीवियों जैसे टिकरी के महाराजा, दरभंगा के महाराजा आदि ने मिलकर बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर बल दिया। इसी क्रम में 1835 में पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ में, 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए विद्यालय बनवाए गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
फलतः प्रारंभ में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का अधिक लाभ नहीं मिल पाया। बंगाल के शिक्षा निदेशक W.S. एक्टिंगन्स द्वारा 1861 ईस्वी में शैक्षणिक पिछड़ापन की समीक्षा किया गया। इनके अनुसार बिहार के लोगों ने अज्ञानता, रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण अपने को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा। वे सरकारी सेवाओं में भर्ती से वंचित रह गए। फलतः 1866 ईस्वी में बंगालियों के द्वारा बिहार में आधुनिक विद्यालय की स्थापना की गई। न्यायाधीश गिरीश चंद्र घोष ने पटना में एक बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह काफ़ी नहीं था। ठीक है, इसमें क्या किया गया? ब्रिटिश और कुछ लोगों के सहयोग से विद्यालयों की शुरुआत किया गया। ठीक है, और इसमें बंगालियों का भी सहयोग लिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। फलतः इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित 1874 ईस्वी में पटना में एक सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया और 2004 में भारत सरकार द्वारा इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, अगली कड़ी देखते हैं कैसे कैसे विकास हुआ शिक्षा का। गौर करें तो पाते हैं कि 1896 ईस्वी तक बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थी और डॉक्टरी एवं वकालत जैसे पेशा पर बंगालियों का ही दबदबा था। इस बर्ताव से तंग आकर महेश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, नंद किशोर लाल, सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरूल हक आदि प्रगतिवादी नेताओं ने बिहार को बंगाल से अलग कराने पर जोर दिया। दरअसल बंगाल यानी जो मतलब कलकत्ता राजधानी होने से तो वहाँ के लोगों को पाश्चात्य शिक्षा का लाभ मिल रहा था और बिहार पिछड़ता ही जा रहा था। इन नेताओं की सफलता 1912 में देखने को मिला, जबकि बंगाल से बिहार अलग हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दरअसल 14 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे चलकर शिक्षण संस्थानों में इसकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता इतनी हो गई कि इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय को 1921 ईस्वी में बिहार विधान परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई। फलतः 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में यह पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना गया। पाश्चात्य शिक्षा को गति प्रदान करने हेतु बिहार में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात दरभंगा मेडिकल स्कूल की स्थापना की गई। 1927 में पटना कॉलेज से अलग कर विज्ञान की पढ़ाई के उद्देश्य से पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। पटना कॉलेज से अलग कर पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। अतः प्रारंभ में रूढ़िवादियों के कारण पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार धीमी नजर आती है। वहीं बुद्धिजीवियों वर्ग की मदद से बिहार को बंगाल से अलग कराने के बाद इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार देखने को मिला।
निस्संदेह ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य अपने लिए एक मध्य वर्ग तैयार करना था, अपने लिए एक मध्य वर्ग तैयार करना था जो उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखने को मिला। शिक्षा से लोगों की सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति का विस्तार हुआ और इसका प्रभाव आगे भी देखने को मिला जो आज़ादी के रूप में देखा गया। ठीक है, ये रहा मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास लिखने का। आप भी लिखिए जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल बेहतर होते जाए। ठीक है, धन्यवाद।